गाइस, आपने कई सारे इकोनॉमी के बारे में सुना होगा। एक होता है ब्लू इकोनॉमी, ब्लू वाटरवेज। आज़ादी के बाद से भारत ने इस वाले फील्ड में कोई भी ज़्यादा फोकस नहीं किया था। नाउ अब गवर्नमेंट ब्लू इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और इसके अंतर्गत भारत सरकार हर उन राज्य में इस तरह के पोटेंशियल को तलाश रही है जो कि समुद्र से घिरे हुए हैं। यहाँ तक कि हम अपने द्वीप अंडमान निकोबार को भी इस वाले प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे लेकर के जाना चाहते हैं। आज भारत अपने प्यारे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनाने का प्लानिंग कर रहा है। भारत ने करीब करीब 9 ऐसे पोर्ट बना करके तैयार कर लिया है जो कि दुनिया के टॉप 100 पोर्ट के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के पोर्ट प्रोजेक्ट के साथ साथ मुंबई में न्यू क्रूज टर्मिनल के ओपन होने के साथ साथ देश के कई सारे प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा गुजरात को आज के दिन 26,000 करोड़ रुपए के कई सारे प्रोजेक्ट मिले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और गुजरात को मिले हैं। आइए बात करते हैं ये सारे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। साथियों, आज का भारत एक अलग मिजाज से आगे बढ़ रहा है। हम जो लक्ष्य तय करते हैं उसे अब समय से पहले पूरा करके भी दिखाते हैं। गाइस, इतिहास गवाह है कि सदियों से भारत की जो संप्रदा है वो समुद्र के किनारे भली फूली है। हमारे जो पूर्वज थे वो समुद्र और नदी के किनारे ही अपना ठिकाना बनाते थे और वहीं पर उनका बसेरा होता था, वहीं से उनका व्यापार होता था। चोल साम्राज्य से लेकर के मराठा नौसेना तक हमारे पूर्वज ने समुद्री मार्गों पर लगातार राज किया है। लेकिन समय के साथ हम अपने समुद्री विरासत से दूर हो गए। आजादी के बाद भी हमारा समुद्री क्षमता उतना आगे नहीं निकल पाया क्योंकि देश में काफी ज्यादा भुखमरी थी। सरकार का फोकस सिर्फ आम पब्लिक के पेट भरने पर था और अपना पेट भरने पर भी। भारत के कई सारे नियम ब्रिटिश कानून में जकड़े हुए थे। लेट मी शो यू डाटा। 2014 तक हमारे पास समुद्र को लेकर के कि कैसे भारत का व्यापार आगे बढ़ाएं, इसका हमारे पास कोई भी डाटा नहीं था, इसका हमारे पास कोई भी तैयारी नहीं था। हम लोग चीजों को सिर्फ इंपोर्ट कर रहे थे। हमने सोचा ही नहीं था कि भारत को मेड इन इंडिया चीज की शुरुआत करनी चाहिए और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। इस तरह के चीजों पर पहले विचार नहीं किया जाता था। चीन से सस्ता माल आता था और आम पब्लिक उसको लेते थे और सरकार भी उसको सपोर्ट करती थी क्योंकि सरकार को टैक्स मिल जाता था। यही कारण है कि हमारे बंदरगाहों की क्षमता काफी ज्यादा कम थी और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो काफी कम था। लेकिन वक्त बदला और एक बड़ा बदलाव आया। सरकार ने पतन, पोर्ट परिवहन, समुद्री मार्ग को लेकर के एक बड़े प्लान को तैयार किया। 2014 के बाद सरकार ने क्या किया, इसके लिए एक अलग मंत्रालय ही बना दिया कि आप सिर्फ इस पर फोकस करोगे। आपको अलग से बजट दिया जाएगा और आप पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज इन चीजों को अलग से संभालोगे। तब जाकर के इसका विकास अलग से होना स्टार्ट हुआ और पिछले 11 सालों में ये बदलाव अब देखने को मिल रहा है और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बदलाव अगर आज से 50 साल पहले हुआ रहता तो हम और भी आगे निकल चुके होते। लाइक चाइना। नो डाटा क्या कहता है, 2014 के पहले भारत की जो पोर्ट कैपेसिटी थी वो मात्र 1561 MMTPA थी, यानी कि मिलियन टन। लेकिन सिर्फ 10 से 11 साल में ये करीब करीब डबल हो चुका है, 2762 मिलियन टन पहुंच चुकी है। साथियों, पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटरवेज पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। आज भारत के पास 9 बंदरगाह ऐसे हैं जो कि पूरे ग्लोबल में, पूरे दुनिया के 100 सबसे बड़े पोर्ट में अपना नाम को दाखिल करा चुके हैं। दुनिया के 100 बड़े पोर्ट में भारत के 9 पोर्ट का नाम आता है। 2013-14 में भारत का जो कंटेनर वेसल है का टर्न अराउंड टाइम 48 आवर होता था, लेकिन ये 2023-24 में घट करके मात्र 24 आवर हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के मामले में भारत 2019 में हम लोग 44 रैंक पर थे, लेकिन 2023 में महज 5 साल बाद 22वें रैंक पर आ चुके हैं। तो भारत अब उन औपनिवेशिक जंजीरों को तोड़ रहा है जो हमारी समुद्री विकास को रोक रही थी। अभी हाल ही में संसद का मानसून सत्र हुआ था, उसके दौरान भारत ने 5 महत्वपूर्ण समुद्री बिल पास किया जो कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अकॉर्डिंग इन पोर्ट को संभालने का काम करेगा और देश को वैश्विक समुद्री क्षेत्र से जोड़ने का काम करेगा। एट प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट मैरीटाइम अमृत काल विजन 2027 पर काम कर रही है। मतलब समुद्री व्यापार को लेकर के भी हम एक विजन को बनाए हुए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। भारत का टारगेट है कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत दुनिया के शीर्ष 5 जहाज निर्माताओं कंपनी में अपना नाम दाखिल कर ले और अपने बंदरगाह क्षमता को 4 गुना बढ़ा दे और एक मजबूत समुद्री शक्ति बनकर के तैयार हो। और इसके लिए हम लोग महाराष्ट्र के मुंबई में पालघर जिले में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बना रहे हैं। केरल में विजिंजाम पोर्ट ऑलरेडी आगे निकल चुका है। गुजरात में ऑलरेडी पोर्ट अवेलेबल है। कोलकाता पोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे पोर्ट का विस्तार किया जा रहा है, जैसे कि विशाखापट्टनम में चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। उड़ीसा में जो पोर्ट है उसकी क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आज ही जब मैं इस वाली वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करीब करीब 8000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इनमें कई सारे पोर्ट शामिल है, जैसे कि कोलकाता का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है वो शामिल है। वहाँ पर एक न्यू कंटेनर टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोलकाता में सेंट्रल गवर्नमेंट की
सरकार नहीं है तो कोलकाता पर फोकस नहीं किया जा रहा है। ये सब कुछ नहीं होता है। भारत हमारा है तो हर जगह अपने अपने हिसाब से काम हो रहा है। फर्क इतना है कि कुछ चीजों का कमांड सेंटर के पास है, कुछ चीजों का कमांड स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जिसका कमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, जैसे कि रेलवे हो गया, एक्सप्रेसवे हाईवे हो गया, समुद्री पोर्ट हो गया, माइनिंग हो गया। कई सारे सेक्टर हैं जिसका कंट्रोल सेंटर के पास है तो उनको वो डेवलप कर रही है। कुछ सेक्टर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो उनका डेवलप करती है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि पारादीप बंदरगाह पर एक आधुनिक कंटेनर बर्थ को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार और चेन्नई पोर्ट पर तटीय सुरक्षा के लिए नए सी वॉल को बनाया जा रहा है। इसके अलावा कांडला के दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट पर मल्टी मॉडल पर्पस वाला कार्गो बर्थ को तैयार किया जा रहा है जो कि भारत के आधुनिक विकास को गति देगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का आज ही के दिन उद्घाटन कर दिया गया। मुंबई में जो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बना है ये भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल बिल्डिंग है। ये हमारे क्रूज पर्यटन को काफी ज्यादा बढ़ावा देगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि करीब 70,000 करोड़ रुपए के समुद्री परियोजनाओं पर भारत काम कर रहा है ताकि भारत दुनिया का एक प्रमुख समुद्री देश बन सके। इन चीजों से भारत को काफी ज्यादा लाभ होगा। हमारा व्यापार तेज होगा, कार्गो हैंडलिंग क्षमता में तेजी आएगी और हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, आयात निर्यात की लागत में भी कमी आएगी, जिससे कि भारतीय उत्पादन की दुनिया में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ेगा और इसमें भारत तेजी से आगे निकलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो भारत एक न्यू ब्लू इकोनॉमी को तैयार करने का काम कर रहा है। कई तरह की इकोनॉमी होती है। जो ब्लू इकोनॉमी होती है वो समुद्र के बिजनेस से आती है। दुनिया में जो व्यापार होता है वो इसी ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आता है क्योंकि ज्यादातर व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। आज के टाइम में समुद्र पर जिसका कब्जा नहीं है वो देश कुछ भी नहीं है और जिसके पास समुद्र है अगर वो इस पर कंट्रोल साबित करता है तो वो काफी तेज गति से आगे निकलता है। इसके अलावा गाइस भारत में समुद्र की पूजा की जाती है। भारत में समुद्र को समुद्र देवता माना जाता है इतिहास से ही। तो इन्हीं चीजों को साथ लेते हुए भारत अपने समुद्री परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। भारत का संकल्प है कि आने वाले टाइम में भारत न केवल एक विकसित देश बने बल्कि समुद्री शक्ति के रूप में पूरे वर्ल्ड का मार्गदर्शक भी करे, अर्थात वर्ल्ड गुरु बने। तो ये तो करीब 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट थे जिनमें कई राज्य शामिल है, स्पेशली मुंबई और गुजरात। साथियों, भारत सदियों से बड़े बड़े जहाज बनाने में एक्सपर्ट रहा है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स देश के इस भूले हुए गौरव को फिर वापस लाने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं गुजरात के उन परियोजनाओं के बारे में जिनको करीब 26,000 करोड़ रुपए की लागत से आज ही के दिन गुजरात को दिया गया है। आज जब मैं इस वाले वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन गुजरात को करीब 26,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिले हैं। इसके अंतर्गत छारा पोर्ट पर HPCL LNG टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण। इसके अलावा गुजरात में जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी मौजूद है वहाँ पर एरेक्लिक और ऑक्सो एल्कोहल इस वाले परियोजनाओं को शुरू किया है। इसके अलावा 280 मेगावाट की सोलर पावर प्रोजेक्ट, इसके अलावा 600 मेगावाट की ग्रीन सू इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया है। इसके अलावा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए PM कुसुम स्कीम, इसके अंतर्गत करीब 475 मेगावाट का सी फीडर प्रोजेक्ट, इन चीजों को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा करीब 70 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट भी आज गुजरात को मिला। इसके अलावा कैसे बता दें कि गुजरात का जो धुरादो गाँव है उसको 100% सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है। वहाँ पर एक्स्ट्रा बिजली कहीं से नहीं दिया जा रहा है। सूरज की रोशनी से वो पूरा का पूरा गाँव ऊर्जावान हो चुका है। इसके अलावा जामनगर में एक GGG हॉस्पिटल बनाया गया है जहाँ पर एक नया OPD, न्यू MCH ब्लॉक और सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी को तैयार किया गया है। इन सारी चीजों को आज लॉन्च किया गया। ये सारे प्रोजेक्ट गुजरात को और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाएंगे। क्योंकि गुजरात में काफी ज्यादा धूप होता है तो गुजरात में हर घर में आपको सोलर पैनल सिस्टम देखने को मिलेगा। इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों से देश लगातार विकास कर रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहता हूँ, हर दिन किसी न किसी राज्य को प्रोजेक्ट मिलते रहता है। कभी महाराष्ट्र को, कभी असम को, कभी मणिपुर को, कभी बिहार को, कभी उत्तर प्रदेश को। हर राज्य को अलग अलग तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट मिल रहा है और इस तरह से देश के हर हिस्से में विकास हो रहा है। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल पर हर प्रोजेक्ट को कवर करने का प्रयास करता हूँ। आप अगला वीडियो कौन से राज्य पर चाहते हैं या फिर कौन से प्रोजेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।